मैं बस एक काउंटडाउन देख रहा था, लेकिन किस चीज का काउंटडाउन? जैसे ही वह पूछने वाली थी, सॉन्ग जिंगनियन की आवाज गूंजी। सेक्रेटरी जियांग, मैं अपनी शादी का सूट पहनकर देख रहा हूं, मेरी मदद करो। मैंने सुवानरू की तरफ देखा और जब देखा कि उनके पास और कोई निर्देश नहीं है, तो मैं जल्दी से चल दिया। फिटिंग रूम के अंदर मैंने पर्दा उठाया और अंदर चला गया। सॉन्ग जिंगनियन ने शर्ट पहले ही पहन ली थी, बस सूट जैकेट बाकी थी जो मेरे उसे थमाने का इंतजार कर रही थी। मैं तेजी से आगे बढ़ा, बस अपना हाथ उठाने ही वाला था, लेकिन मेरे उसे छूने से पहले ही वह अचानक चिल्लाया, जियांग चेंग, तुम क्या कर रहे हो? मैं जम गया। तभी मैंने उसकी शर्ट के पीछे से रिसता हुआ खून का दाग देखा। मेरे कुछ भी करने से पहले ही सुवानरू अंदर दौड़ आई। जैसे ही उसने सॉन्ग जिंगनियन की पीठ पर चोट देखी, उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। वह तुरंत मेरी तरफ दौड़ी। क्या हुआ? सॉन्ग जिंगनियन ऐसे दिख रहा था जैसे दर्द सह रहा हो। वानरू, सेक्रेटरी जियांग को दोष मत दो, उसने जानबूझकर नहीं किया। सुनने में ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी वकालत कर रहा है, लेकिन असल में वह सीधे मुझ पर इल्जाम मढ़ रहा था। सुवानरू ने मुझे ठंडी नजरों से देखा। जानबूझकर नहीं किया? मुझे लगता है तुमने यह जानबूझकर किया है। जियांग चैंग, पिछली बार तुमने जिंगनियन पर झूठा आरोप लगाया था। उसने न केवल तुमसे बहस नहीं की, बल्कि उसे तो यह चिंता थी कि तुम्हें सजा न मिल जाए। इसीलिए मैंने तुम्हें उसके नीचे काम करने के लिए ट्रांसफर किया, और तुम उसे इस तरह बदला दे रहे हो। बाहर निकलो और वहां खड़े हो जाओ। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए, तब तुम वापस अंदर आ सकते हो। हर एक शब्द मेरे दिल को चीर गया। मैं जानता था कि अगर मैं सफाई भी दूं, तो सुवानरू कभी विश्वास नहीं करेगी। इसलिए मैं चुपचाप उसका गुस्सा सहता रहा। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सॉन्ग जिंगनियन ये सब क्यों कर रहा था। उनकी तो शादी होने वाली थी, और मैं भी जल्द ही यहां से जाने वाला था। भले ही सॉन्ग जिंगनियन ने यह सब न भी किया होता, तब भी सुवानरू उसकी पत्नी ही बनती। हमारे बीच अब कोई संभावना नहीं बची थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। केवल एक पतली शर्ट पहने मैं बारिश में पूरी तरह भीग गया था। चमकती खिड़की से मैंने देखा कि सुवानरू सॉन्ग जिंगनियन के घाव पर दवा लगा रही थी। चोट का इलाज करने के बाद उन्होंने एक फिल्म चुनी और साथ में सोफे पर बैठकर उसे देखने लगे। फिर भावुक होकर उन्होंने मूसलाधार बारिश के बीच एक दूसरे को चूमा। मैं इतना भीग चुका था कि लड़खड़ाने लगा था, यहां तक कि मैं खड़ा भी नहीं रह सका और जमीन पर गिर पड़ा। अचानक अतीत की अनगिनत यादें मेरे दिमाग में बाढ़ की तरह आ गईं। मुझे याद आया कि उसने कहा था, माई चुन दुनिया में चुन के लिए सबसे अच्छा है। मुझे याद आया कि कैसे फिल्म के टिकट न खरीद पाने के कारण वह मेरे साथ उस छोटे से सोफे पर बैठकर एक पुराने लैग करते फोन पर बहुत पुरानी हो चुकी फिल्में देखती थी। विदेशों में अपने इलाज के लिए काम करते हुए हर मुश्किल रात को जीने के लिए मैं उन्हीं यादों का सहारा लेता था। लेकिन अब वे यादें मूसलाधार बारिश के नीचे गहराई में दफन हो गई थी। अब से मैं न तो उनमें जीऊंगा और न ही उन्हें याद करूंगा। अतीत को वास्तव में अतीत बन जाने दो। बारिश में भीगने के कारण मुझे अगले दिन तेज बुखार हो गया। कोई चारा ना देख मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली। उस दौरान मैंने अपने अपार्टमेंट का लीज खत्म कर दिया और सुवानरू से संबंधित हर चीज को छांटकर ऑनलाइन बिक्री के लिए डाल दिया। सुवानरू की प्रसिद्धि के कारण वे वस्तुएं सूचीबद्ध होते ही बिक गई। सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। आराम करने और ठीक होने के बाद मैं कंपनी लौट आया। आज वहां मेरा आखिरी दिन था, इसलिए मैं एक सूटकेस घसीटते हुए पहुंचा। मैं बस प्रक्रिया पूरी करने और सीधे एयरपोर्ट जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं अपनी डेस्क पर पहुंचा, मैंने अपना सारा काम, कर्मचारी बैज और एक्सेस कार्ड सौंप दिया। जब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई तो मैं बस जाने ही वाला था कि मुझे सुवानरू से एक शॉपिंग लिस्ट मिली। साथ में उसका आदेश था, आज इस लिस्ट में दी गई हर चीज खरीदो और विला में पहुंचा दो। मैंने उस पर एक सरसरी नजर डाली। लिस्ट में बहुत सी चीजें थीं। जैसे ही मैं मना करने वाला था, शिया शियाओ का मैसेज आया। अचुन, क्या तुम आज वापस आ रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें लेने आऊं? मैंने जल्दी से जवाब दिया, जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगा। शादी की तैयारी कैसी चल रही है? जैसे ही शादी का जिक्र हुआ, शिया शियाओ ने और भी तेजी से जवाब दिया, सब कुछ तैयार है, हम बस तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने विनम्रता से उत्तर दिया, तुमने बहुत मेहनत की है। उसने फिर जवाब दिया, यह कोई मेहनत नहीं है, यह तो मेरा कर्तव्य है। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने एक गंभीर संदेश भेजा, अचुन, कृपया जीवन भर मेरा ख्याल रखना। जब सुवानरू को लंबे समय तक जवाब नहीं मिला, तो वह गुस्से में अपने ऑफिस से बाहर आई और मुझसे पूछताछ करना चाहती थी। लेकिन जब वह सेक्रेटरी एरिया में पहुंची तो उसने मुझे फोन पकड़े हुए देखा।
उसे नहीं पता था कि मैं किसके साथ चैट कर रहा हूं, लेकिन जब वह करीब आई तो उसने एक महिला की प्रोफाइल पिक्चर देखी। ऐसा लगा जैसे उसके सीने के अंदर सोडा की बोतल फट गई हो। कड़वाहट, दमन और जबरदस्त भावनाएं उमड़ पड़ी। इतनी गुस्से में थी कि उसने आवाज ऊंची कर दी, जियांग चेंग, क्या मैंने तुम्हें शॉपिंग लिस्ट नहीं भेजी थी? क्या मैंने तुम्हें आज सब कुछ खरीदने के लिए नहीं कहा था? तुम अभी भी यहां चैट करते हुए क्यों खड़े हो? मैंने अचानक ऊपर देखा, तभी मुझे याद आया कि मैं सुवानरू को जवाब देना भूल गया था। मैं उसे बताना चाहता था कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। प्रेसिडेंट सू, आपको यह काम किसी और को सौंप देना चाहिए। मैंने पहले ही इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, सुवानरू का फोन अचानक बज उठा। मेरी तरफ देखे बिना ही उसने फोन उठाया और बाहर चली गई। चिंगनियन, मैं अभी आ रही हूं। वह जल्दबाजी में चली गई। तभी मेरे बगल के सहकर्मी झुककर फुसफुसाए, अचुन, क्या चल रहा है? प्रेसिडेंट सू को नहीं पता था कि आपने इस्तीफा दे दिया है। तो फिर उसने कागजात पर हस्ताक्षर कैसे किए? मुझे याद आया कि उस दिन क्या हुआ था और मैं खुद पर कड़वाहट से हंसने लगा। सुवानरू को वास्तव में नहीं पता था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। जब मैंने उसे अपना इस्तीफा सौंपा तो वह सॉन्ग जिंगनियन के साथ रहने में व्यस्त थी। उसने उस दस्तावेज को देखे बिना ही सीधे साइन कर दिए थे जो मैंने उसे थमाया था। मैंने जवाब नहीं दिया, इसलिए मेरे सहकर्मी ने आगे नहीं पूछा। इसके बजाय उन्होंने कुछ और बात छेड़ दी। आपने अचानक इस्तीफा देने का फैसला क्यों किया? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं घर वापस शादी करने जा रहा हूं। मेरा गृहनगर बहुत दूर है, इसलिए मैं आपको शादी की दावत में नहीं बुला पाऊंगा। लेकिन मैंने शादी की मिठाइयां खरीदी हैं, कृपया उन्हें खा लीजिएगा। मैंने वे मिठाइयां बांटी जो मैंने पहले से तैयार की थी। अंत में बस एक पैकेट बचा था। मैंने प्रेसिडेंट के ऑफिस की तरफ देखा। वह पूरी तरह खाली था। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने दरवाजा खोला और मिठाइयों का आखिरी पैकेट उनकी डेस्क पर रख दिया। सुवानरू, अब से हम न तो मिलें और न ही एक दूसरे के बारे में सोचें। यह सब खत्म करने के बाद मैंने अपना सूटकेस कंपनी की इमारत से बाहर निकाला और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब सुवानरू सॉन्ग जिंगनियन के मामलों से निपटकर कंपनी लौटी तो मैं अपनी डेस्क से जा चुका था। उसने लापरवाही से चारों ओर देखा। यह देखकर कि बाकी सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा है, उसने मान लिया कि मैं उसके द्वारा दिया गया काम पूरा करने गया हूं। वह अपने ऑफिस लौट गई। जब उसने डेस्क पर शादी की मिठाई देखी तो वह जम गई। अचानक उसे याद आया कि उसने पहले अन्य कर्मचारियों की डेस्क पर वैसी ही मिठाइयां देखी थी। उसने भौहें सिकोड़ी और सीधे मेरी वर्क स्टेशन की ओर चल दी। मेरे बगल में बैठी महिला कर्मचारी की डेस्क पर मिठाई को देखते हुए उसने पूछा, ये किसकी है? जियांग चेंग कहाँ है? वह महिला उलझन में दिखी। ब्रदर जियांग ने ये मिठाइयां हम सबको दी हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वह अपने गृहनगर शादी करने गए हैं। उस जवाब ने बिजली की तरह प्रहार किया, जिससे उसके कान जोर से बजने लगे। इस्तीफा दे दिया, शादी कर रहे हैं? असंभव। उसका चेहरा काला पड़ गया। जैसे ही वह ऑफिस लौटी, फोन उठाया और मानव संसाधन एचआर को फोन किया। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। फोन जुड़ने के बाद उसने तुरंत एक बार फिर पुष्टि करने के लिए पूछा, जियांग चेंग ने इस्तीफा दे दिया? एचआर विभाग ने सकारात्मक उत्तर दिया। अविश्वास में उसने पूछा, वह मेरा निजी सेक्रेटरी है। अगर वह इस्तीफा देना चाहता है तो इसके लिए मेरे हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। मुझे कैसे पता नहीं चला कि वह इस्तीफा दे रहा है और शादी कर रहा है? एचआर कर्मचारी को भी बुरा लगा। उन्होंने प्रक्रियाओं का ठीक ठीक पालन किया था। सेक्रेटरी के इस्तीफे के लिए पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है और जियांग चेंग के आवेदन पत्र पर वास्तव में सुवानरू के हस्ताक्षर थे। तभी उन्होंने बाद की प्रक्रियाएं की थी। वे बस इतना ही कह सके, प्रेसिडेंट सू, सेक्रेटरी जियांग जो आवेदन पत्र लाए थे उस पर आपके हस्ताक्षर थे। उस एक वाक्य ने सुवानरू को अवाक कर दिया। उसके विचार तेजी से दौड़ रहे थे। फिर भी उसे याद नहीं आ रहा था कि मैं कभी गंभीरता से इस्तीफा देने के लिए उसके पास आया था। लेकिन उस पल उसे अचानक कुछ याद आया। 1 महीने पहले उसने एक बार सॉन्ग जिंगनियन के साथ मोमबत्ती की रोशनी में डिनर किया था। निकलते समय उसने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे जो मैंने उसे थमाया था। तो जियांग चेंग सच में चला गया था। उसकी नजरें वापस शादी की मिठाई पर टिक गईं और उसका चेहरा पीला पड़ गया। जियांग चेंग किसी और से शादी करने चला गया था। नहीं, वह इसकी अनुमति नहीं देगी। वह मेरी अनुमति के बिना किसी और से शादी कैसे कर सकता है? गुस्से के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत एचआर को मेरा गृहनगर का पता खोजने का आदेश दिया। एचआर विभाग ने अपनी गलती सुधारने के लिए फाइलों को जल्दबाजी में खंगाला। बहुत जल्द उन्हें वह जानकारी फॉर्म मिल गया जो मैंने कंपनी में शामिल होने के समय भरा था।
उन्होंने तुरंत उसकी फोटो खींची और सुवानरू को भेज दी। मेरे गृहनगर का विस्तृत पता मिलने के बाद सुवानरू ने तुरंत शहर एल के लिए सबसे नजदीकी टिकट बुक किया। शहर एल पहुंचने के बाद उसने ट्रेनों और बसों को बदला। लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद वह अगली सुबह उस छोटे से कस्बे में पहुंची जहां मेरा गृहनगर था। कस्बे में बहुत सारे बुजुर्ग थे और यह कोई पर्यटन स्थल नहीं था। बाहरी लोग शायद ही यहां आते थे। इसलिए जैसे ही उन्होंने सुवानरू को देखा, सब लोग तुरंत गपशप करने लगे। क्या छोटा जियांग की शादी कल नहीं थी? क्या यह उसकी शादी में शामिल होने आई कोई दोस्त हो सकती है? असंभव। किस तरह का दोस्त शादी के बाद दावत खत्म होने पर आता है? कस्बे के बुजुर्ग अपनी स्थानीय बोली में बात कर रहे थे, जिसे सुवानरू ठीक से समझ नहीं पा रही थी। वह केवल स्पष्ट रूप से समझ पाई कि उन्होंने जियांग उपनाम वाले किसी व्यक्ति का जिक्र किया है। उसने तुरंत इसे मुझसे जोड़ लिया। जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसने पूछा, क्षमा करें बुजुर्गों, क्या आप जानते हैं कि जियांग चेंग का घर कहां है? बुजुर्ग समझ गए कि सुवानरू ने क्या पूछा, लेकिन दुर्भाग्य से सुवानरू उनके जवाब नहीं समझ सकी। तेज बातचीत के बाद उन्होंने 7 या 8 साल की एक छोटी बच्ची को बुलाया। लड़की ने उसे इशारा किया। बड़ी बहन, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी। यह वाक्य सुवानरू समझ गई। उसने बुजुर्गों को धन्यवाद दिया और जल्दी से छोटी लड़की के पीछे चल दी। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए सुवानरू को छोटी लड़की के साथ ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ा और वह मेरे घर पहुंच गई। सू को वहां पहुंचाने के बाद छोटी लड़की भाग गई। वह अकेले आंगन के गेट के सामने खड़ी थी। वह दरवाजा खटखटाना चाहती थी, लेकिन थोड़ा संकोच महसूस कर रही थी। वह मुझसे मिलना चाहती थी। फिर भी आंगन की सजावट देखकर वह पहले ही समझ गई थी कि यहां अभी अभी शादी का जश्न मनाया गया है। जैसे ही वह विचार मन में आया, सुवानरू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं किसी और से शादी कर लूंगा। जैसे ही वह हिचकिचा रही थी, दरवाजा अचानक अंदर से थोड़ा खुला, जिससे एक फूला हुआ छोटा सिर दिखाई दिया। बच्ची ने उसे सावधानी से देखा। आप किसे ढूंढ रही हैं? आप हमारे दरवाजे पर क्या कर रही हैं? सौभाग्य से बच्ची मंदारिन बोल रही थी, इसलिए सुवानरू समझ गई। उसने जल्दी से अपना परिचय दिया। यह सुनने के बाद कि वह मेरी दोस्त है, बच्ची ने आखिरकार अपनी सतर्कता कम कर दी। फिर उसने पीछे मुड़कर एन्नी को दरवाजा खोलने के लिए बुलाया। सुवानरू के आने का कारण सुनने के बाद मेरी मां ने सिर हिलाया। तुम अचुन को ढूंढ रही हो? कल अचुन और शियाओ की शादी थी। वह आज हमारे साथ नहीं है। उसे नए घर में होना चाहिए। उस पल उसे आखिरकार यकीन हो गया कि मैंने वास्तव में शादी कर ली है। उसके चेहरे पर मुस्कान भी सख्त हो गई। उसने अपने होठों के कोनों को ऊपर उठाने की कोशिश की। तो क्या आप मुझे उससे मिलवा सकती हैं? मुझे उससे कुछ पूछना है। मेरी मां ने हाथ लहराया और जियांग शियाओ की ओर इशारा किया। घर पर अभी भी संभालने के लिए बहुत काम है। मैं अभी नहीं जा सकती। मैं शियाओ शियाओ से कहूंगी कि वह तुम्हें वहां ले जाए। सुवानरू ने सिर हिलाया। विदा लेने के बाद वह जियांग शियाओ के साथ निकल पड़ी। यह जियांग शियाओ के लिए लग्जरी कार में बैठने का पहला अनुभव था, इसलिए वह उत्सुकता से हर चीज को छूने लगी। सुवानरू ने उसे रोका नहीं। उसने तो पहल करके उसकी सीट बेल्ट भी बांध दी। जियांग शियाओ के निर्देशों का पालन करते हुए कार आखिरकार उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में रुक गई जहां नया घर था। सुवानरू उसके पीछे ऊपर गई और अंत में दरवाजे के बाहर रुक गई। मुझे अपनी मां का फोन आ चुका था कि जियांग शियाओ मेरे दोस्तों में से एक को मुझसे मिलवाने ला रही है। मैं बस अपनी मां की लापरवाहियत पर आह ही भर सकता था और जल्दी से दरवाजे पर इंतजार करने लगा। लेकिन मेरे मन में उलझन पैदा हो गई। मेरा कोई दोस्त, मैंने सिटी एस में पढ़ाई की थी। मेरे अधिकांश दोस्त भी सिटी एस में ही थे। बाद में मैंने करियर बनाने और संघर्ष करने के लिए सुवानरू के साथ सिटी जेट का रुख किया। साथ ही वे साल जो मैंने कैंसर के इलाज के कारण विदेश में बिताए। मैंने लगभग अपने सभी दोस्तों से संपर्क खो दिया था। तो मुझे ढूंढने के लिए हजारों मील का सफर कौन तय करेगा? जैसे ही मैं इसके बारे में सोच रहा था, दरवाजे की घंटी बजी। मैं जल्दी से दरवाजा खोलने गया। जैसे ही दरवाजा खुला, जियांग शियाओ ने खुद को मेरी बाहों में डाल लिया। ब्रदर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। जियांग शियाओ के लाड प्यार भरे लहजे को सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। हम कल ही तो मिले थे। याद करने जैसा क्या है? मुझे याद आया जो दोस्त मेरी मां ने बताया था। मैंने उसके सिर को सहलाया और पूछा, क्या मां ने यह नहीं कहा था कि एक बड़ी बहन तुम्हारे साथ आई है? वह कहां है? जियांग शियाओ ने अपना सिर उठाया और अपने पीछे इशारा किया। जब मैंने मुड़कर देखा तो मुझे दरवाजे पर कोई नहीं मिला। जियांग शियाओ उलझन में दिखी और उसने अपना सिर बाहर निकाला, केवल यह पता लगाने के लिए कि सुवानरू वास्तव में जाने वाली थी।
वह जल्दी से चिल्लाई, बहन वानरू, मेरे भाई का घर यहाँ है, आप कहाँ जा रही हैं? अंदर आइए। जियांग शियाओ ने सुवानरू को अंदर आने के लिए बुलाया। जैसे ही मैंने वे शब्द सुने, मेरा शरीर अचानक एक पल के लिए सख्त हो गया। सुवानरू खुद नहीं जानती थी कि क्यों। मुझे देखने से पहले उसके विचार पूरी तरह से अराजक थे। बस एक विचार स्पष्ट था, वह मुझे देखना चाहती थी। वह मुझसे साफ साफ पूछना चाहती थी कि मैंने अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया, मैंने किसी और से शादी क्यों की। लेकिन जिस पल वह वास्तव में मुझे देखने वाली थी, ऐसा लगा जैसे वह अचानक जाग गई हो। वह आखिर क्या कर रही थी? हम बहुत पहले ही अलग हो चुके थे। मैंने इस्तीफा दिया हो या न दिया हो, चाहे मैंने किसी और से शादी की हो, उसका इससे क्या लेना देना था? जैसे ही वह अजीब तरह से भागने की कोशिश कर रही थी, जियांग शियाओ ने भी अपना सिर बाहर निकाला और उसे जाते हुए देखा। जब उसने ऊपर देखा और मुझे देखा, तो उसने अजीब तरह से अपना हाथ उठाया और मेरा अभिवादन किया। जब वह हमारे पीछे घर के अंदर आई, तो शियाओ शियाओ आरामदायक घरेलू कपड़ों में रसोई से बाहर आई। मेरे पीछे खड़े व्यक्ति को देखकर उसके चेहरे की सौम्य मुस्कान एक पल के लिए जम गई, लेकिन जल्दी ही वापस सामान्य हो गई। उसने सबका अभिवादन किया और उन्हें डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। हमारे यहाँ मेहमान हैं, मैंने बस कुछ घर का बना खाना बनाया है, आप बस इससे काम चला लीजिए। वह मुड़ी और वापस रसोई में चली गई। जब वह बाहर आई, तो उसने कई व्यंजन लिए और उन्हें मेज पर रख दिया। यह देखकर मैं उसकी मदद करने के लिए जल्दी से गया। इस्तीफा देने और सुवानरू के आसपास होने के बाद से मैं जो कुछ भी कर रहा था, उसमें मुझे असहज महसूस हो रहा था। लेकिन उसने सिर हिलाया, फिर जल्दी से आखिरी व्यंजन ले आई। उसने चतुराई से मुझे चिढ़ाया, बस कुछ ही व्यंजन है, इतने सारे लोगों की मदद की क्या जरूरत है? हस्बैंड, बस वहां बैठो और खाने का इंतजार करो। शियाओ शियाओ सुवानरू से पहले कभी नहीं मिली थी, लेकिन वह जानती थी कि उसके सामने वाला व्यक्ति वह पहला प्यार है जिसे मैं वर्षों से नहीं भूल पाया था। उसने जानबूझकर मेरे सामने मुझे हस्बैंड कहकर पुकारा। वह सुवानरू को बताना चाहती थी कि अतीत में हमने चाहे जो भी अनुभव किया हो, इस पल से आगे और हर आने वाले दिन के लिए मैं केवल उसका हस्बैंड रहूंगा। कोई भी मुझे कभी उससे दूर नहीं ले जाएगा। स्वाभाविक रूप से सुवानरू ने उसके शब्दों में छिपी उकसावे की भावना को समझ लिया, लेकिन जो बात उसके दिल को और भी ज्यादा दुखा गई, वह यह थी कि मैंने उसे पुकारने के तरीके का खंडन नहीं किया। फिर भी इसके बारे में सोचते हुए सुवानरू ने खुद को थोड़ा हास्यास्पद पाया। हम अब कानूनी रूप से शादीशुदा थे। शियाओ शियाओ का मुझे हस्बैंड कहना बिल्कुल उचित था। उसे इस बात पर दुख महसूस करने का क्या अधिकार था? डाइनिंग टेबल पर कोई नहीं बोला, लेकिन कोई भी बता सकता था कि हमारे बीच का माहौल तनावपूर्ण था। यहां तक कि जियांग शियाओ ने भी हम तीनों के बीच अजीब तनाव को महसूस किया। उसकी आंखें हम तीनों के बीच डोलती रहीं। मैं थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था, लेकिन शियाओ शियाओ ने मुझे गले लगाया और धीरे से मेरी पीठ थपथपाई। उसकी आवाज सौम्य बनी रही, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है अचुन। तुम केवल खुद को नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन तुम यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि वह कहां जाना चाहती है। मुझे तुम दोनों पर भरोसा है। मुझे पता है कि तुम इन सबको ठीक से संभाल लोगे। उसके गर्म आलिंगन और बिना शर्त भरोसे को महसूस करके मेरा दिल गर्म हो गया। लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए। जब मैं मुड़ा, तो मैंने सुवानरू को दरवाजे पर खड़ा देखा। उसने मुझे एक अपठनीय भाव के साथ देखा। तुमने वास्तव में उससे शादी करने का फैसला कर लिया है? मैंने अजीब तरह से उसकी ओर देखा और बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। मैं लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया। बेशक हमने पहले ही शादी की दावत कर ली है और हमारा मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल गया है। आप जानती हैं, मैं कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो जल्दबाजी में फैसले लेता हो। 4 साल पहले ब्रेकअप करना हो या 4 साल बाद शियाओ शियाओ से शादी करने का फैसला, मेरा दृढ़ जवाब तुरंत उसकी आंखों में दिख गया। सुवानरू की आवाज भर आई, तो हमारे अतीत का क्या? मैंने उसे टोक दिया। आपने खुद पहले कहा था, वे चीजें सिर्फ अतीत हैं। लोगों को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, है ना? प्रेसिडेंट सू, सॉन्ग जिंगनियन के साथ आपकी शादी की तारीख करीब आ रही है। आपको नहीं आना चाहिए था। मेरा हृदयहीन जवाब एक कुंद चाकू की तरह था, जो उसके दिल में घाव पर घाव कर रहा था, जिससे अंतहीन दर्द हो रहा था। और जिस देखभाल की उसे जरूरत थी, वह लंबे समय से किसी और को दी जा चुकी थी। अचानक एक फोन की रिंगटोन बज उठी। यह लिविंग रूम में पड़ा सुवानरू का फोन था, जिसकी स्क्रीन जगमगा रही थी। स्क्रीन पर सॉन्ग जिंगनियन शब्द दिखाई दिए। मैं उठा नहीं, मैंने बस उसके फोन की तरफ इशारा किया। मिस्टर सॉन्ग कॉल कर रहे हैं, क्या आप जवाब नहीं देंगी?
उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा जब तक कि कॉल अपने आप कट नहीं गई और स्क्रीन फिर से काली नहीं हो गई। वह अभी भी दरवाजे पर स्थिर खड़ी थी। फिर फोन बार बार बजने लगा। ऐसा लग रहा था कि अगर सुवानरू जवाब नहीं देगी तो कॉलर कभी नहीं रुकेगा। दोनों तरफ के लोग समान रूप से जिद्दी थे। उनमें से कोई भी इतनी आसानी से अपना सिर नहीं झुकाने वाला था। रिंगटोन रुकी और बार बार बजती रही। सुवानरू ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी। पहली बार उसे सॉन्ग जिंगनियन बेहद कष्टप्रद लगा। अंत में वह हार मानने वाली पहली व्यक्ति बनी। उसने फोन उठाया और कॉल का जवाब दिया। सॉन्ग जिंगनियन की आवाज सुनाई दी। वानरू, तुम कहाँ हो? तुम मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? परसों हमारी शादी है। तुम वापस कब आ रही हो? सुवानरू का प्रभावशाली व्यवहार तुरंत ढह गया। उसने अपना मुंह खोला लेकिन एक शब्द भी नहीं निकाल सकी। उसके दिल में केवल असहायता बची थी और आज वह दिन है। ये सॉन्ग जिंगनियन के साथ उसकी शादी होने वाली थी। फिर भी अब वह यह पूछने के लिए अपने पूर्व प्रेमी के पास आई थी कि वह किसी और से शादी क्यों कर रहा है। इन सब का क्या मतलब था? सॉन्ग जिंगनियन ने बोलना जारी रखा। वानरू, क्या तुम मुझे सुन रही हो? सुवानरू वास्तविकता में वापस आ गई। मेरे भावहीन चेहरे को देखकर उसकी सीधी मुद्रा तुरंत ढीली पड़ गई। कर्कश आवाज में उसने कहा, मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ा, मैं कल वापस आ जाऊंगी। उसने लापरवाही से एक बहाना बनाया और सॉन्ग जिंगनियन को टाल दिया। जब उसने फिर से मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में केवल दुख बचा था। क्या मैं एक आखिरी सवाल पूछ सकती हूं? मैं एक पल के लिए हिचकिचाया लेकिन अंत में मैंने फिर भी सिर हिला दिया। मिलने के बाद उसने झिझकते हुए पूछा, तुमने मुझे तब क्यों छोड़ दिया था? उस समय मैंने जो कारण दिया था वह यह था कि उसके पास पैसे नहीं थे और मैं उसके बोझ तले नहीं दबना चाहता था। इसलिए मैंने जाना चुना। पहले सुवानरू ने विश्वास किया और उसका दिल टूट गया। उसके बाद वह मुझसे नफरत भी करने लगी। वह द्वार वास्तव में सहन करने के लिए कठिन था, लेकिन वह सोचती रही कि एक दिन वह बड़ी बनेगी और उसे मुझे यह दिखाना होगा कि मेरा चुनाव कितना मूर्खतापूर्ण था। यह सोच तब चरम पर पहुंच गई जब मैं 4 साल तक गायब रहने के बाद अचानक फिर से प्रकट हुआ और उसका सेक्रेटरी बन गया। उसे लगा कि मैंने देख लिया है कि वह अमीर हो गई है, इसलिए मैं उससे चिपकना चाहता था। इसीलिए उसने बार बार मेरे लिए मुश्किलें पैदा की। वह सिर्फ यह पुष्टि करना चाहती थी कि क्या मैं अभी भी उसकी परवाह करता हूं। लेकिन चाहे उसने कितने भी बॉयफ्रेंड बदले हों, मैं हमेशा शांत रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उससे संबंधित हर चीज में मेरी दिलचस्पी अब नहीं रही। इसलिए उसने अपना तरीका फिर से बदल लिया। मेरे सामने उसने बसने की अपनी इच्छा जाहिर की। सबके सामने उसने घोषणा की कि वह सॉन्ग जिंगनियन से सगाई कर रही है। लेकिन सुवानरू ने जो कभी नहीं सोचा था वह यह था कि मैं अचानक इस्तीफा दे दूंगा और अचानक इस समय किसी और से शादी करने का फैसला कर लूंगा। लंबी चुप्पी के बाद मैंने सुवानरू की तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद मुझे 4 साल पहले की उस बारिश की रात में वापस ले गई। उसके ब्रेकअप के बारे में बताने के बाद उसने मुझे उसी उम्मीद भरी नजरों से देखा था। पूछ रही थी कि क्या उसने कुछ गलत किया है और मुझसे ब्रेकअप के बारे में मजाक न करने की भीख मांग रही थी। तब मैंने क्रूरता से उस हाथ को अलग कर दिया जिसका उपयोग उसने मुझे पकड़ने के लिए किया था और दृढ़ता से इलाज के लिए विदेश की एकाकी यात्रा शुरू कर दी थी। और अब मैंने फिर भी उसे असली जवाब दिए बिना सिर हिलाया। सुवानरू, अगर शिया शियाओं से शादी करने का फैसला करने से पहले या 4 साल बाद, जिस दिन हम पहली बार फिर से मिले थे, तुमने मुझसे यह सवाल पूछा होता तो शायद मैं तुम्हें जवाब दे देता। लेकिन अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम दोनों के पास अब अपने नए जीवन हैं, इसलिए अतीत में फंसे रहने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट सू, मिस्टर सॉन्ग के साथ आपकी शादी की तारीख करीब है। आपको यहां नहीं आना चाहिए था। कभी नहीं सोचा था कि सुवानरू वह सवाल पूछेगी। लेकिन मुझे लगता है कि कैंसर से उबरने के बाद, जीवित रहने और अपना जीवन वापस पाने के लिए संघर्ष करने के बाद, अगर मैं घर लौटा होता और उसे देखा होता और उसने उस समय मुझसे वह सवाल पूछा होता तो शायद मैं वास्तव में उसे जवाब दे देता। मैं उसे बताता, वानरू, मैंने 3 साल तक विदेशों में बीमारी से लड़ाई लड़ी है और अब मैं आखिरकार तुम्हारे सामने फिर से खड़ा हो सकता हूं। अगर उस समय वह अभी भी मेरे साथ फिर से जुड़ने के लिए तैयार होती तो मैं निश्चित रूप से उसे अपनी बाहों में खींच लेता और कहता, वानरू, 3 साल बाद मैं आखिरकार तुम्हारे पक्ष में वापस आ गया हूं। दुर्भाग्य से कोई अगर नहीं है, हम अभी भी वही हैं जहां आज हम हैं। सुवानरू को वह जवाब नहीं मिला जो वह चाहती थी, लेकिन मेरे टाल मटोल वाले जवाब से उसका संदेह काफी हद तक पुख्ता हो गया। मैंने इसलिए नहीं छोड़ा था कि उसके पास पैसे नहीं थे, वह कारण नहीं था।
सुवानरू की आंखें लाल हो गईं। उसने कड़वाहट से मुस्कुराया। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे, इससे पहले कि वह आखिरकार हताशा में बाहर निकल गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश किए बिना उसकी पीठ को देखा। सुवानरू के जाने के कुछ ही देर बाद शिया शियाओ जियांग शियाओ के साथ नए घर लौट आई। यह देखकर कि सुवानरू पहले ही जा चुकी थी, उसे कोई हैरानी नहीं हुई। इसके बजाय ये जियांग शियाओ थी जो सुवानरू को नहीं ढूंढ सकी और शोर मचाते हुए पूछने लगी, क्या वह बड़ी बहन अभी चली गई? मुझे तो उसे अलविदा कहने का मौका भी नहीं मिला। शिया शियाओ नीचे झुकी और जियांग शियाओ की आंखों से मिलने के लिए उसके गालों को रगड़ने लगी, जिससे जियांग शियाओ संघर्ष करने लगी। उसकी आवाज स्पष्ट हो गई, जैसे वह बोल रही थी। मैं स्पष्ट रूप से उसे कहते हुए सुन सकता था, अरे भाभी, आप क्या कर रही हैं? शिया शियाओ ने रगड़ने से चुटकी काटने तक का तरीका बदला, लेकिन जियांग शियाओ को जाने देने से इनकार कर दिया। असंतुष्ट लहजे में उसने कहा, क्या वह व्यक्ति वास्तव में इतनी महान है? तुम अभी भी उसे नहीं भूल पा रही हो? उन दोनों को मस्ती करते देख मैं भी खुद को हंसने से नहीं रोक सका, लेकिन शियाओ शियाओ का आखिरी वाक्य सुनकर मैंने अजीब तरह से अपने सिर के पीछे खुजली की। वह स्पष्ट रूप से मुझे इशारा कर रही थी, लेकिन उससे शादी करने के बाद मैंने पहले ही सुवानरू को पूरी तरह से छोड़ दिया था। मैं उसे अभी भी कैसे भूल नहीं पा रहा था। जियांग शियाओ को मेरी तरफ मदद की गुहार लगाते देख मैंने सांत्वना के रूप में शियाओ शियाओ के कंधे पर हाथ रखा। वो भूलना कैसे नहीं हुआ? वो तो बस अलविदा कहना था। क्या क्या तुम्हें जलन हो रही है? शियाओ शियाओ ने अजीब तरह से दूर देखा, जबकि जियांग शियाओ ने उसके हाथों से अपने चेहरे को बचाने का मौका लपका और मेरे पीछे छिप गई, जैसे उसने अपने गाल रगड़े। उसने दृढ़ सहमति में सिर हिलाया, यह भूल कर कि उसने भी कुछ जोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, भाभी इतनी ईर्ष्यालु व्यक्ति है। अंत में शियाओ शियाओ ने हम दोनों के सामने समर्पण में अपने दोनों हाथ उठा लिए। ठीक है, मुझे जलन हो रही है। मैं तुम दोनों से अकेले नहीं जीत सकती। मैं आत्मसमर्पण करती हूं। अगले दिन शियाओ शियाओ और मैं घर वापस जा रहे थे, इसलिए मैंने अपने माता पिता के साथ इस पर चर्चा की और जियांग शियाओ को एक रात नए घर में रहने दिया, फिर अगले दिन हमारे साथ वापस जाने दिया। मेरे माता पिता को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। आपत्ति करने वाली शियाओ शियाओ बन गई, क्योंकि जब रात हुई जियांग शियाओ ने मेरे साथ सोने का हंगामा शुरू कर दिया। भाई भविष्य में अक्सर घर नहीं आएगा, मैं उसे कम से कम देख पाऊंगी, इसलिए आज रात मैं अपने भाई के साथ सोना चाहती हूं। काले चेहरे के साथ शियाओ शियाओ ने उसे मास्टर बेडरूम के बाहर रोक दिया, उसे अंदर कदम रखने से मना कर दिया। बिल्कुल नहीं, अचुन अब मेरा हस्बैंड है। मेरे लिए उसके साथ सोना बिल्कुल स्वाभाविक है। किस तरह का हस्बैंड अपनी पत्नी के साथ नहीं सोता? अगर तुम्हें किसी के साथ सोना है तो अपना खुद का हस्बैंड ढूंढो। तियांग शियाओ एक पल के लिए जम गई, लेकिन जल्दी ही प्रतिक्रिया दी। लेकिन मैं अभी भी छोटी हूं, मैं हस्बैंड नहीं ढूंढ सकती। मैं केवल अपने भाई को ढूंढ सकती हूं। अंत में मैं ही था जिसने इस तमाशे को रोका। मैंने पहले जियांग शियाओ को गेस्ट रूम में भेजा। जब वह मुझसे चिपक गई और रुकना चाहती थी तो मैंने धीरे से उसे बहलाया। जियाओ जियाओ, तुम इस साल पहले ही 12 साल की हो गई हो। तुम अब अपने भाई के साथ नहीं सो सकती। 12 साल की लड़की पहले ही एक युवा महिला बन चुकी है। तुम्हें पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर समझने की जरूरत है। और इसके अलावा जब जियाओ जियाओ घर पर होती है तो क्या तुम अकेले नहीं सोती? मैं समझता था कि जियांग शियाओ मुझसे कितनी जुड़ी हुई थी। मैं उससे 16 साल बड़ा था। जब मैं कॉलेज के लिए एस सिटी गया तो वह सिर्फ 2 साल की थी। जब वह छोटी थी तो हमारे माता पिता काम में व्यस्त थे और उसके पास उनकी देखभाल करने का समय नहीं था, इसलिए मैंने उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी ले ली। जब मैं घर पर होमवर्क करता था तो वह मेरे बगल में बैठकर बुलबुलें उड़ाती थी। जब मैं हाई स्कूल के आखिरी साल में था तब उसने बस चलना सीखा था। जब मैंने हाई स्कूल पास किया और कॉलेज के लिए निकल गया तो वह अभी भी बहुत छोटी थी। जब उसे एहसास हुआ कि वह अपने भाई को लंबे समय तक नहीं देखेगी तो उसकी आंखों से आंसू छलक आए। इसलिए जब भी मैं छुट्टियों में घर आता था तो उसे मुझसे चिपकना और मेरे बगल में सोने के लिए कहना पसंद था। बाद में मैंने सुवानरू के साथ जेड सिटी का रुख किया और उसके बाद मैं फिर विदेश चला गया। उसके बाद मैं शायद ही कभी घर आता था। इस बार मैं अभी अभी घर लौटा था और तुरंत फिर से शादी कर ली। भले ही यह ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन जहां मैं स्थायी रूप से रहता था वह स्थान यहां बदल गया था। वह बस फिर से असुरक्षित महसूस कर रही थी। वह बस भूल गई थी कि वह पहले ही 12 साल की हो गई है। जियांग शियाओ ने अनिच्छा से सिर हिलाया। ठीक है। उसने अपना मुंह इतना फुलाया कि ऐसा लग रहा था कि वह अपने होठों से एक तेल की बोतल लटका सकती है।
मैंने उसे एक छोटी नाइट लाइट छोड़ने के बाद थोड़ी देर के लिए हंसने से खुद को नहीं रोक सका। मैं आखिरकार उठा और बाहर चला गया। जब मैं मास्टर बेडरूम में लौटा तो शियाओ शियाओ धुल धुलाकर तैयार हो चुकी थी। उसने मुझे बुलाया और एक मुस्कान दी। उसकी आकृति मेरे पूरे शरीर पर दिखाई दे रही थी। उस पर पानी की बूंदें थीं जो पूरी तरह नहीं सूखी थीं। वे उसकी गोरी गर्दन के साथ नीचे खिसक गईं और तौलिए के नीचे गायब हो गईं। ऐसा लग रहा था कि उसकी योजना पूरी तरह सफल रही। उसने इसे जानबूझकर किया था। आधे घंटे बाद, धोने के बाद, मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला। शियाओ शियाओ बिस्तर पर बैठी थी। जिस पल मैंने दरवाजा खोला उसने देखा। जब उसने मेरे अभी भी टपकते काले बालों को देखा तो उसने अपना पतला हाथ बढ़ाया और मुझे इशारा किया। धो लिया? चलो तुम्हारे बालों को सुखा देती हूं। जैसे जैसे उसने बोला उसने कुशलता से हेयर ड्रायर उठाया। उसने अपने बगल वाली जगह को ऐसे थपथपाया जैसे वह पूरी तरह से तैयार हो और बस मेरे आने का इंतजार कर रही हो। मैं थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था लेकिन मैं फिर भी उसकी तरफ बढ़ा। अंत में मैं उसके बगल में बैठ गया। उसने एक सूखा तौलिया लिया और धीरे से मेरे बालों के खिलाफ दबाया। थोड़ी नमी सूखने के बाद उसने आखिरकार हेयर ड्रायर चालू किया। गर्म हवा निकली। उसकी उंगलियां मेरे बालों के बीच से गुजरी और कोमल स्पर्श ने मेरे स्कैल्प में झुनझुनी पैदा कर दी। और हेयर ड्रायर पकड़े हुए महिला मेरी धड़कती हुई तेज धड़कन को सुनकर धीरे से हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। वह हंसी तुरंत मुझे शर्मिंदा और परेशान कर गई। मैंने उसके हाथ से हेयर ड्रायर छीन लिया और एक तरफ बैठ गया। उसकी तरफ देखे बिना खुद ही अपने बालों को चुपचाप सुखा लिया जब तक कि वे पूरी तरह सूख नहीं गए। शियाओ शियाओ ने मेरी पीठ देखी और चुपचाप आह भरी। इस बीच जब तक सुवानरू लौटी तब तक अगली दोपहर हो चुकी थी। उसने सॉन्ग जिंगनियन से संपर्क नहीं किया। इसके बजाय वह सीधे कंपनी चली गई। उसे बैठे हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ था कि सॉन्ग जिंगनियन अंदर आया। वानरू, तुम वापस आ गई हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसकी आवाज अभी भी उतनी ही सौम्य थी जितनी पहले थी। अतीत में सुवानरू ने इसके बारे में कुछ भी महसूस नहीं किया था, लेकिन इस बार जैसे उसने भौहें सिकोड़ी, अवचेतन रूप से उसने सॉन्ग जिंगनियन की पहुंच से परहेज किया। सॉन्ग जिंगनियन ने भी उसके परहेज को देखा। उसके चेहरे पर एक काला भाव उभरा। अंत में उसने ऐसा नाटक किया कि उसने कुछ नहीं देखा। वानरू, क्या इस बिजनेस ट्रिप के दौरान कुछ हुआ? तुम बहुत खुश नहीं लग रही हो। सुवानरू ने अपने दिल की बेचैनी